जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आज कक्षा 12th आर्ट का विषय है राजनीति विज्ञान भाग है अ पुस्तक का, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीति में उभरते आयाम। उसमें नियोजन और विकास हमने पढ़ लिया था और नीति आयोग। आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग क्या है। तो हमें पहला है कि ये योजना आयोग का बदला हुआ स्वरूप है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि योजना आयोग का बदला हुआ स्वरूप है। क्या है? स्वरूप है। योजना आयोग कब लागू की गई? 1950 में। और नीति आयोग का गठन हुआ था 15 अगस्त 2015 में। कब? 15 अगस्त 2015 के बाद नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया और यह पूर्ववर्ती योजना आयोग का है जो इसको चेंज करो 15 अगस्त की है, इसको 1 जनवरी और ये 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई थी। क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बना और लाल किले से 15 अगस्त को जब उसने भाषण दिया, उसी दिन कह दिया कि आज के बाद योजना आयोग नहीं रहेगा, अब इसको नीति आयोग बनाया जाएगा। और इसके बाद अगली बार जब वो साल पूरा हुआ जनवरी में, इसको यानी 15 में घोषणा हुई, 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई और 1 जनवरी 15 से इसका नाम बदल के पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके लागू कर दिया गया था। तो ये पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लेगा। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा तथा उसे निर्देशात्मक तथा नीतिगत गतिशीलता प्रदान की गई। एक तो ये अब योजना नीति आयोग का क्या है? एक तो थिंक टैंक निर्देशात्मक, दूसरा इन्होंने दिया है कि यह निर्देशात्मक, और तीसरा इन्हें दिया है नीतिगत गतिशीलता। योजना आयोग पहले एक सलाहकारी था। क्या था? योजना आयोग कैसा था? सलाहकारी। क्या था? योजना आयोग जो योजनाएं बनाता था भारत सरकार के लिए और मार्च से पहले अपनी योजनाएं दे देता था। धीरे धीरे भारत सरकार के जो वित्त मंत्री था बजट पेश करता था, उसमें उसकी मर्जी चलती थी। उसकी मर्जी होती तो योजना आयोग की जो प्लान है उसको शामिल कर लेता था, मर्जी नहीं है तो नहीं कर लेता। फिर इसका औचित्य नहीं था, यानी इसका कोई मतलब ही नहीं था जब इसको लागू ही नहीं करना था, तो इसलिए ये सलाहकारी था। भारत में जब नीति आयोग बनाया तो पहले इसके स्वरूप में बदलाव किया गया। क्या किया गया? स्वरूप में सबसे पहले थिंक टैंक, थिंक यानी सोच, थिंक यानी सोच विचार वाला, इसको नीति आयोग को बनाया गया कि नहीं, जो देश के विकास में मैं इसी की चलेगी। किसकी चलेगी? नीति आयोग जो विचार रखेगा, यही विचार बजट में रखे जाएंगे। देश के विचार के लिए, विकास के लिए जो जरूरी होगा इसी की सलाह से। फिर निर्देशात्मक बनाया गया। सलाहकारी से क्या बनाया गया? निर्देश दे सके। क्या दे सके? जब ये सलाहकारी थी, अब सलाह का क्या है? जय सलाह तो ऐच्छिक है ना, मेरी इच्छा है तो मानूं, चाहे तो न मानूं। लेकिन इसको निर्देशात्मक बनाया गया कि नहीं, इसकी सलाह माननी है। नीतिगत गतिशीलता यानी पुरानी परिपाटी पे नहीं, अब नए नए निर्णय लो। क्या लो? नए नए निर्णय लो। अब नीति आयोग का गठन का आधार क्या है? पहले योजना आयोग में क्या था? ये तो देखो छोटा सा। पहले योजना आयोग में क्या होता था? भारत के किसी जाने माने अर्थशास्त्री को योजना आयोग किसी अर्थशास्त्री को उसका उपाध्यक्ष बना दिया जाता था। क्या बना दिया जाता था? उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री।
और उपाध्यक्ष किसी अर्थशास्त्री को बना दिया जाता था। फिर उसके कुछ सदस्य थे, क्या थे? कुछ सदस्य थे, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, ग्रामीण पंचायती राज मंत्री और गृह मंत्री, ऐसे ये सदस्य थे। तो इस तरह से उनकी चलती थी। अब ये है कि नहीं, अध्यक्ष तो अब भी, नीति आयोग का अध्यक्ष तो अब भी कौन है? प्रधानमंत्री है, लेकिन उपाध्यक्ष के लिए ये तय है कि वो अर्थशास्त्री होना था। पहले कई बार था कि योजना आयोग का अध्यक्ष किसी को राजनीति की जिसकी मर्जी होती थी उसको बना ले, और राज्यों का इसमें कोई महत्व नहीं था। क्या नहीं था? राज्यों का कोई महत्व नहीं था, जबकि विकास किस पर लागू करते हैं? राज्यों पर। अब मुझे चाहिए तो सिंचाई की योजना और मिल गई, सड़क की योजना जरूरत नहीं, मेरी तो सड़कें पूरी थी। तो इस तरह से राज्य का, तो अब इनको राज्यों को भी शामिल कर लिया गया। तो ये बताया गया कि आधार क्या रखा गया? विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना, राष्ट्रीय विकास में राज्य सहकारी संघवाद के समान सदस्य के रूप में योगदान देंगे। तो इसका जो बनाया गया था, आधार बनाया गया था, वो आधार क्या बनाया गया था? राज्यों की भूमिका। क्या? राज्यों की भूमिका। राज्यों की भूमिका कैसी लेनी गई? संघवाद, संघवाद में, अर्थात बराबर भागीदार। कैसा रखा गया? बराबर। जिस तरह से संघवाद में क्या होता है? राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बराबर या नियम कायदों से बंटवारा होता है, इसमें भी वो रखा गया। दूसरा, देश में विद्यमान बौद्धिक क्षमता का समुचित प्रयोग करना। बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता क्या है? बुद्धिमान लोगों को इसमें शामिल करना, जो जिस विषय का जानकार है, जिस क्षेत्र का जानकार है, उसको शामिल करना और उसकी सलाह को मानना। क्या करना है? मानना। तीसरा है, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र एवं राज्यों का साझा मंच तैयार करना, राज्यों की आवश्यकताओं को विभिन्न मंत्रालयों के मध्य संप्रेषण अभाव दूर कर प्रक्रियागत स्वरूप में लाना। केंद्र और राज्य का साझा, केंद्र और राज्य साझा। अब देखो, पहले क्या था? योजना आयोग केंद्र का एक संगठन था, तो चलती किसकी थी? केंद्र की। लेकिन अब राज्यों का भी बराबर, इसलिए राज्य उस योजना आयोग में कोई भाग नहीं लेते थे। अब राज्यों को पता है कि अपनी चलती है, अपन जो मांग करेंगे वही चीज अपने को मिलेगी, तो राज्य भी इसमें योगदान देते। अब इनके उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? क्या क्या है? योजना नीति आयोग के उद्देश्य क्या रखे गए, यानी क्या, किन चीजों की पूर्ति हेतु, किन चीजों के बदलाव हेतु क्या जरूरत पड़ी इनके, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। तो पहला है, राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। नीति आयोग का विजन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडे का स्वरूप तैयार करना। कैसा? नंबर 1 है राष्ट्रीय एजेंडा। राष्ट्रीय एजेंडा कैसे? जिसमें कौन होगा? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। क्या? मुख्यमंत्री। कैसे? पहले राष्ट्रीय एजेंडा तो पहले ही तय था, लेकिन पहले एजेंडा तय था तो था कि केंद्र का काम है, केंद्र करेगा, अपन क्यों पंचायत करें? पहली बात तो राज्य, उस राज्य, दूसरी बात ये कि राज्यों में भी सब राज्य, तो जैसे केंद्र में सरकार अलग दल की होती है, राज्यों में सरकारें अलग दल की होती है, तो जो केंद्र से मेल नहीं खाता दल, वो अपने आप ही उसमें नहीं जाते। जैसे केंद्र में बीजेपी की है, आज हिंदुस्तान में कई जगह कांग्रेस की सरकारें हैं, कई जगह बीजेपी की हैं, कई जगह किसी दूसरों की हैं, दूसरे दल दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे दल हैं, उनकी सरकारें हैं, तो वो जाते ही नहीं थे। तो इसका मतलब उनका कोई राष्ट्रीय एजेंडा में, अब सबको पता चल गया कि नहीं, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी बैठेंगे, मुख्यमंत्री मांग करेंगे कि इस चीज की हमें जरूरत है हमारे राज्य को, तो उस बात को साझा करेंगे। राज्य के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को भेजना, यानी सतत सहयोग। दूसरा क्या है? सतत सहयोग। सतत सहयोग का मतलब क्या है? या संघवाद। कैसा? सतत, सतत का अर्थ होता लगातार। कैसा?
मेरे यहाँ बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की है, तब तक तो केंद्र मेरा सहयोग करेगा या मैं भी केंद्र का सहयोग करूंगा। सरकारें बदली, चाहे यहाँ बदली चाहे वहां बदली, वो सहयोग टूट जाएगा। ये कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं है, जो चीज चल रही है वो लगातार चलती रहनी चाहिए, सतत सहयोग होता रहेगा। विकास का काम चाहे किसी भी दल की सत्ता है रुकना नहीं चाहिए। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना निर्माण के लिए ढांचागत विकास। तीसरा, ढांचागत विकास। ढांचागत विकास का मतलब है ग्राम स्तर पर। कौन से? ग्राम स्तर पर। इधर देखो, ढांचागत अंग्रेजी शब्द काम में लो, इन्हें कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं कहते इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं कहते इंफ्रास्ट्रक्चर। आधार मजबूत बनाना है। क्या बनाना है? आधार मजबूत बनाना है। तो शासन का सबसे अंतिम आधार कौन होता है? ग्राम। कौन होता है? योजनाएं ऐसी बनाओ जो ग्राम स्तर पर कार्य हो सके, उनका वहां पर धरातल मजबूत हो, वहां पर वो लागू हो और वो वहां दिखे भी। क्या है? वहां दिखे भी और उसका उपयोग भी हो। क्या हो? उपयोग भी हो। तो इसको कहते हैं ढांचागत विकास करना। नीति आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष के रूप में उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया जाए। यानी नीति आयोग को जो कार्य सौंपा गया है उन कार्यों में दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला है आर्थिक, क्या है? आर्थिक, और दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा। ये दोनों काम मजबूत होने चाहिए। ये नीति आयोग के काम है। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति में उचित प्रकार से लाभान्वित नहीं हो पाने की संभावनाएं बनी। यानी कुल मिलाकर पिछड़े क्षेत्रों का विकास। कैसे? पिछड़े जाति नहीं, पिछड़े क्षेत्र होते हैं। भाई कोई बिजली से पिछड़ा हुआ है, कोई सड़क से पिछड़ा हुआ है, कोई या दूसरे साधनों से पिछड़ा हुआ है। जैसे अपने दो इतने साल के सब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार मिटा ही नहीं। क्यों नहीं मिटा? क्योंकि हमने सही तरीका ही काम में नहीं लिया था इतने साल में। अब काम में लिया, क्या किया? सबसे पहले तो सबके खाते खुलवा दिए। क्या हो गए? महिलाओं और अनपढ़ों के भी खाते खुलवा दिए। खाते खुलवाए तो जिसका पैसा है ऑनलाइन सिस्टम किया, जिसका पैसा है उसी के खाते में आएगा, जितना लिखा है उतना ही आएगा। बीच वाले अपने आप हट गए। घर घर गैस की टंकी दे दी गई निःशुल्क, एक बार अपने आप इस धुएं का मैटर मिट गया। नहीं तो जब टंकी मिलती थी, टंकी के पैसे थे, कंपनियों वाले खा जाते थे या बीच वाले खा जाते थे, महिलाओं को वही धुएं में रहना पड़ता था। तो वो कहते हैं जिन जिन क्षेत्रों में पिछड़ापन है उनको वास्तविक रूप से शामिल कर लो, उन्हीं को फायदा। विकास की दीर्घकालीन नीतियां तैयार की जाए, इन नीतियों की निरंतर समीक्षा और मध्यावधि संशोधन भी किया जाए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा विकास की दीर्घकालीन नीति संशोधन, मध्यावधि और दूसरा होता है समीक्षा। क्या है? समीक्षा। तीन चीज होनी। कोई भी प्लान बनाओ, बड़ा बनाओ। क्या बनाओ? संपूर्ण देश के लिए बनाओ, लंबे समय के लिए बनाओ। दूसरा है जब संपूर्ण देश के लिए प्लान बनेगा और लंबा बनेगा तो उसकी समीक्षा करते रहो, अर्थात बीच बीच में उसकी जांच करते रहो कि सही जा रहे हैं कि गलत है। पहले तो क्या था, प्लान बना दिया, 5 साल बाद जब वापस जरूरत पड़ती है अगले प्लान की, तब देखते हैं कि यार ये तो योजना गलत है। क्या हो गई? 5 साल पूरा पैसा, 5 साल भी गए और पूरा पैसा भी व्यर्थ गया। अब वो कहते हैं साथ ही साथ समीक्षा करो, लगता है कि गलत जा रहे हैं तो नहीं चाहिए, संशोधन कर दो। कैसा? मध्यवधि। क्या? बीच में ही संशोधन कर दो। नहीं तो कहते नहीं चाहता, योजना है लागू है। अरे लागू है तो दो। क्या है? लागू है तो, और गलत है तो इसको बदलो, संशोधन करो। तो ये चीज अब हो गई। पहले योजना आयोग में ये चीज नहीं थी। देश के बुद्धिजीवी एवं संस्थाओं को राष्ट्रीय विकास की भागीदारी में सक्रिय किया जाए, इनके परामर्श और योजनाओं को राष्ट्र में प्रयुक्त किया जाए। बुद्धिजीवी और संस्थाओं को भागीदारी कैसे? या
ज्ञानवान लोग हैं, तकनीकी या विशेष क्षेत्र में विषयों के हैं जो जानकार हैं, उनको दो। फिर कुछ ऐसे देश में संस्थान भी है, क्या है, ऐसे संस्थान भी हैं जो महिलाओं को या बच्चों को या लोगों को जागरूक कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि उनको भागीदार बनाओ। क्या बनाओ भाई? एक काम है, अभी कोरोना का काम था, तो कोरोना के काम में किसने सहयोग दिया? सबने दिया। लॉकडाउन में सिर्फ पुलिस सक्रिय थोड़ी थी, सिर्फ डॉक्टर ही सक्रिय थोड़ी थे। जो जिनको जो काम आता था उन लोगों को वो काम दिया गया, उन्होंने भी सहयोग दिया, तो दूसरों का काम हल्का हो गया। तो पुलिस का काम क्या रह गया? सुविधा पहुंचाने का। पुलिस वाले पुलिसगिरी खत्म कर दी उन्होंने, और उन्होंने जन सहयोग के काम कर दिए। किसी को खाना पहुंचाना है, किसी को दवाइयां पहुंचानी, किसी को कुछ, ये काम भी शुरू हो गए। तो वो कहते हैं कि संस्थाओं को भी, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो कुछ ऐसे काम है, जैसे बच्चे कुछ नहीं तो महिलाओं को पढ़ाने का काम कर सकती हैं, घर में अपनी अनपढ़ है उनको साक्षर तो कर ही सकती हैं। पहले एक प्रोग्राम चला था साक्षरता, सर सबको पढ़ाना है, रात को पढ़ाओ, दिन को पढ़ाओ, वो पैसे भी खर्च हो गए, प्लान भी फैल हो गया और काम भी कुछ नहीं हुआ। यही काम अगर बच्चों को कह दें, यही काम अगर बच्चों को कह दें, स्कूल आने वाले को, कि सब अपने घर में जो पढ़ाएगा उसको 10 अंक ज्यादा दिए जाएंगे, या 5 अंक मेरिट में ज्यादा परसेंट, 5% ज्यादा दिए जाएंगे। अब बताओ, बच्चा जबरदस्ती पढ़ा देगा, क्या कर देगा? पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? क्यों? या फिर उसको कुछ कह दो कि तुझे साइकिल मिलेगी या तुझे कुछ नकद पैसा मिलेगा, कुछ भी ऐसा करके अगर ये प्लान लागू करते तो पैसा भी कम खर्चा होता। क्या होता? जो काम 5 सालों में नहीं हुआ वो काम शायद 5 महीनों में हो जाता, 1 साल में तो हो ही जाता, और देश के लिए निरक्षरता वाली समस्या भी मिट जाती। निरक्षरता वाली समस्या भी मिट जाएगी। नहीं, बुढ़ी को भी पढ़ा देता था, जो मरने वाली उसको भी कहता नहीं तू पहले पढ़, तेरा मेरे 100 रुपये आना है तेरे खाते में। या फिर लालच दे देते थे पढ़ने वालों को ही, भाई मैं पढ़ाने का खर्चा किया, टेबल कुर्सियां लाया, मैं मेरे घर ले गया, जिसको लगाना था वो कभी आया कभी नहीं आया, सुविधाएं वो खा गया, कोई बोला तो उसको दे दी, बाकी को कुछ नहीं दिया। यही सुविधा अगर सब महिलाओं को दे दी, या जो अनपढ़ है उनको कह दिया जो पढ़ेगा उसको 1000 रुपया मिलेगा, सब अपने आप आते नहीं आते पढ़ने? एक ही बार सबको 1000 रुपया देना था और सारा देश निरक्षरता के कलंक से मिट जाता। मिटता कि नहीं मिटता? तो इस तरह से वो कहते हैं कि संस्थाओं को भी काम देना चाहिए। विकास के एजेंडे में तेजी लाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए, क्षेत्रीय और अंतर विभागीय, क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दे। क्षेत्रीय, सड़क निर्माण की सबसे ज्यादा समस्या कहाँ आएगी? मैदानों में तो आएगी, लेकिन पहाड़ों में आएगी, रेगिस्तान में आएगी, दलदली क्षेत्रों में आएगी। तो वो कहते हैं उनमें अलग अलग जो क्षेत्र की, एक प्लान मत बनाओ, वन प्लान मत बनाओ कि इसी प्लान से सब जगह बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी इस प्लान से सब जगह। अलग अलग क्षेत्र होंगे तो अलग अलग समस्या भी आएगी। अंतर विभागीय कैसे? जैसे कोई योजना चला रहे हैं, योजना चला रहा पंचायती राज विभाग, कौन? पंचायती राज विभाग चला रहा है, नरेगा पंचायती राज विभाग चला रहा है, माना कि वो चला रहा है। अब पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? वित्त विभाग देगा कि नहीं देगा? पैसा तो वित्त विभाग ही देगा। अब काम तो ये कर रहा है, पैसा ये नहीं दे रहा है, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा, नुकसान जनता का हो जाएगा, योजना फेल हो गई। ये पैसा दे रहा है, ये काम नहीं करवा रहा, तो इनका भी। अब इनकी देख रेख स्वास्थ्य, जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं तो इसमें शामिल कौन हो गया? स्वास्थ्य में अगर काम कर रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग शामिल हो गया नहीं हो गया? इसकी भी जिम्मेदारी होगी। अगर पानी के लिए काम कर रहे हैं तो जलदाय विभाग। अब सड़क को पंचायती राज बनाएगा, पैसा ये देगा, बनाने का नरेगा के थ्रू काम करेगा, लेकिन नाप तोल किसका काम आएगा? पीडब्ल्यूडी का। भाई सड़क वाले का भी शामिल होना पड़ेगा, नाप तोल प्लान कागज देख रेख तो वही करेगा, तब वो सड़क सही बनेगी। गांव के भरोसे तो सड़क सही नहीं बनेगी, इंजीनियर तो वही देगा।
देगा नहीं देगा? तो इस तरह से ये विभाग अंतर विभागीय हो गए, क्या हो गए, यानी सबकी बराबर। लेकिन होता क्या है कि एक दूसरे की खांस तेड़ की वजह से ये काम नहीं हो पाते हैं, तो वो कहते हैं अंतर विभागीयों का भी कार्य होना चाहिए। फिर है न्याय संगत विकास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्याय संगत विकास। कैसा होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत अर्थात सबका समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबको समानता का कार्यक्रम और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी। कैसी? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी काम में लो, कहीं लो टेक्नोलॉजी काम में लो, नए नए तरीके और आइडिया काम में लो, और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम इन उद्देश्य को करते हैं आवश्यक गतिविधियां संपादित करें। और जो जो चीजें जरूरत है, आवश्यकता पड़े, तो वो चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर करनी चाहिए। तो इस तरह से ये योजना आयोग का उद्देश्य है। अब हम पढ़ेंगे योजना आयोग का संगठन कैसा, अर्थात ये किस तरह से इसका मैटर है, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, इसका मैटर है। इसका प्रश्न थोड़ा जल्द से आएगा, तो ये भी हमें पहचान है। तो योजना नीति आयोग का गठन कैसे हुआ? तो पहला तो है इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हमेशा पीएम ही होता है, योजना आयोग का भी होता है और इसका भी होता है प्रधानमंत्री। अब दूसरा है सदस्य, दूसरे होते हैं सदस्य, लेकिन इसका उपाध्यक्ष नहीं बताया अभी तक इसमें। एक होता है उपाध्यक्ष। कौन होता है? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कोई अर्थशास्त्री, क्या? कोई अर्थशास्त्री, शास्त्री या वित्तीय जानकार। ऐसा वित्तीय जानकार, लेकिन इसको मंत्री का दर्जा होगा। कैसे? कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। क्या होगा? मंत्री का है जो स्तर होगा इसका, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। कैसा होगा? भारत की संसद में कौन बैठता है? तो भारत की संसद में कौन बैठेगा? संसद सदस्य। कौन बैठेगा? और राष्ट्रपति बैठ सकता है। जो संसद का सदस्य नहीं है वो संसद में नहीं, उसको अधिकार ही नहीं। लेकिन दो बंदे ऐसे होते हैं जो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी संसद में बैठते हैं, संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं, सिर्फ वोटिंग में भाग नहीं लेते। किसमें नहीं लेते? जब किसी विषय पर मतदान होता है, वोटिंग होती है, तब वो सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी वो बंदे संसद की समस्त कार्रवाइयों में चाहे तो भाग ले सकते हैं और संसद में भी बैठ सकते हैं। बाकी संसद में बैठने की पहली शर्त है संसद का सदस्य। वो दो बंदे हैं, एक तो योजना आयोग या नीति आयोग का उपाध्यक्ष, कौन? और एक होता है भारत का सॉलिसिटर जनरल। कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल, भारत का महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ता, इंग्लिश में क्या है? सॉलिसिटर जनरल। कहीं क्या है? ये दो बंदा बैठे। क्यों ये इसलिए बैठता है? क्योंकि सारी योजनाओं इसी के दमदार पर होती है, सारों की देखरेख यही करता है। और ये इसलिए करता है कि संसद कानून बनाती, कानून गलत बन रहा है कि सही बन रहा है, ये पहले भी ऑब्जेक्शन कर देता है कि साहब गलत जा रहे हो, क्या जा रहे हो, गलत जा रहे हो। तो ये दो बंदे बैठते हैं। फिर इसके सदस्य, पहले ऐसा नहीं था योजना आयोग का मैटर, फिर 4-5 सदस्य थे, अब इसमें दो तरह के सदस्य हैं। ठीक है, पहले तो सदस्य है गवर्निंग परिषद, तीसरे में सदस्य गवर्निंग परिषद। यानी इसकी बैठक होगी तो इसकी बैठक कब गिनी जाएगी पूरी, या बैठक में कौन कौन शामिल होंगे? तो सारे मुख्यमंत्री। कौन? मुख्यमंत्री, प्रदेशों के सीएम, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यूटी के, यूटी मतलब हम तो केंद्र शासित, यूनियन टेरिटोरी एरिया, केंद्र शासित यूटी के प्रशासक। कौन? प्रशासक। अब प्रशासक में यह है, कहीं पर तो मुख्यमंत्री है, जैसे दिल्ली भी केंद्र शासित है, वहां मुख्यमंत्री है। कहीं पर जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित है, लेकिन वहां उपराज्यपाल है, मुख्यमंत्री है ही नहीं। कहीं पे छोटा दमन और दीप जैसा कोई है तो वहां सिर्फ प्रशासक ही है। कौन है? प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो जो भी जैसी स्थिति है वो बंदा भाग लेगा। ये इनके गवर्नरी सदस्य हैं। क्या है? गवर्नरी सदस्य हैं। फिर है क्षेत्रीय परिषद है।
कौन है? चौथे नंबर पे आती है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदों के मेंबर। क्षेत्रीय परिषदें कौन कौन सी है? देखो, एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मसलों पर विचार विमर्श हेतु विशेष अवधि के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। ये परिषदें भी प्रधानमंत्री के निर्देश में कार्य करेगी। इसमें उस क्षेत्र के परिषद का जो भी सदस्य हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या उपराज्यपाल जो भी हैं, वो इनके। अब क्षेत्रीय परिषदें होती है जैसे उत्तर क्षेत्रीय, दक्षिण क्षेत्रीय, सबकी समस्याएं अलग अलग होती है। तो समस्याएं होती है ना, जो कॉमन समस्या होती है, उन कॉमन समस्या वाले लोगों को क्षेत्रीय परिषद कहते हैं। फिर होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत। पहले ये नहीं था, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत। प्रधानमंत्री अगर जिसको चाहे, जानकार हो, कोई नीति आयोग, विशेष आर्थिक या वित्तीय व्यवस्था से, उसको। और फिर पूर्णकालीन, फिर क्या है? पूर्णकालीन सदस्य। पूर्णकालीन मतलब समझो। इधर देखो, मैं बताऊं, गवर्नरी परिषद में कौन होगा? सीएम। आज दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल है, तो कौन होगा? तो सदस्य अरविंद केजरीवाल है, सीएम है? सीएम ही है। केजरीवाल चेंज होते ही उसकी जगह दूसरा आएगा, वो अपने आप ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पूर्णकालीन यानी जिसको एक बार नियुक्त कर दिया, एक बार 5 साल तक या जितनी भी अवधि के लिए नियुक्त किया, वो उस अवधि तक उसका सदस्य रहेगा। क्या रहेगा? पूर्णकालीन, यानी जब तक वो है तब तक वो रहेगा। तो कौन कौन? जैसे एक तो उपाध्यक्ष होता है 5 साल के लिए, वो पूर्णकालीन है। फिर 2 पूर्णकालीन और सदस्य होते हैं जो प्रधानमंत्री भेजता है। फिर आंशिक सदस्य हैं, कुछ कोई विशेषज्ञ से बुलाते हैं। 2 बौद्धिक संपदा वाले 2 बंदे होंगे जो विशेष जानकारी वाले होंगे। और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री, और 4 आई मंत्रियों में। किन आई? मंत्रियों में। तो मंत्रियों में विशेष तौर पर आया कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री और पंचायती राज मंत्री। आजकल रक्षा मंत्री नहीं भेड़ वाले, लेकिन ये 4 सदस्य। और एक होता है सचिव। कौन होता है? इनकी लिखा पढ़ी करने का एक होता है सचिव। कौन होता है? सचिव। ठीक है, जो वित्त विभाग का पहला अधिकारी था। और सचिवालय, सचिवालय मतलब हुए कार्यालय, कहीं वही एक ऑफिस वही जनित काम करी। और इनको संसाधन देते हैं। क्या देते हैं? जो कुछ चाहिए वो सब मिलता है, साथ में बजट भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। काम करने के लिए पैसा जरूरी है। तो इस तरह से ये नीति आयोग के सदस्य हैं। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।